हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के एनसीईआरटी सीरीज में। इस सीरीज में हम क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है अपवाह यानी ड्रेनेज। अब इस चैप्टर में हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अपवाह शब्द एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी अपवाह जो वर्ड है वो क्या करता है, कोई भी एरिया उसके नदी तंत्र जो उसका रिवर सिस्टम है उसकी व्याख्या करता है। यानी वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, वो भारत हो सकता है या कोई अन्य देश हो सकता है। तो उस देश के किसी भी क्षेत्र का जो नदी तंत्र होगा उसकी जो व्याख्या करता है वो क्या करता है, अपवाह करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। अगर हम भारत के भौतिक मानचित्र को देखें तो उसमें हम पाते हैं कि विभिन्न दिशाओं से क्या होती है, छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल में गंगा से बहुत सारी ढेर सारी नदियां आकर मिलती हैं और फिर उसका निर्माण करती हैं, मुख्य नदी गंगा का निर्माण करती हैं। इनका निकास किसी बड़े जलाशय में होता है और फिर क्या होता है, ये जो बड़ी नदी होती है उसका निकास कहाँ पे होता है, किसी बड़े जलाशय में होता है, जैसे झील, समुद्र या महासागर में। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। जो नदी तंत्र होता है, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, उस नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का भी जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का अपवाह द्रोणी कहते हैं। हम मानचित्र का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि कोई भी ऊंची भूमि, यानी मानचित्र पर अगर देखें तो कोई भी ऊंची भूमि या ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि हो गई, ये दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। हम अगर मानचित्र पर देखें, ये इस चित्र में देखें तो ये जो उच्च भूमि है ये क्या है, दो पड़ोसी द्रोणियों को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जल विभाजक। यानी इस प्रकार अगर जल विभाजक की परिभाषा हम दें तो ऐसी उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता हो उसे हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। ये देखिए, आप एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। अमेजन नदी कहाँ पे पाई जाती है, हमारी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। भारत में अपवाह तंत्र, अब हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। जो हमारा भारत है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका कंट्रोल किससे होता है, दो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा। एक तो हो गया हमारा हिमालय और दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा हो गया प्रायद्वीपीय नदियां। एक हमारा हिमालय हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। तो इन्हीं दो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा क्या होता है, हमारे भारत के अपवाह तंत्र का विभाजन होता है और उसी के द्वारा कंट्रोल होता है। ये देखिए, हिमालय की इस आधार पर हम क्या कहते हैं, इन नदियों को दो नामों से जानते हैं। एक तो हो गई ये हिमालय की नदियां, इसी आधार पर क्या कहते हैं, हिमालय की नदियां। और दूसरी कौन सी नदियां हो जाती हैं, हमारी प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। अगर हम हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो क्या है, दो प्रकार की भौगोलिक आकृतियों से उत्पन्न होती है ना। एक तो क्या हो गया, एक तो हमारा क्या है, जो एक क्या है, हिमालय से उत्पन्न होती है, दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत से उत्पन्न होती है। तो ये नदियां अपने अपने भौगोलिक क्षेत्रों के कारण क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां क्या है, बारहमासी मतलब क्या है, जिसे एवरग्रीन जिसे कहते हैं, यानी कि वो साल भर बहती हैं। जो हिमालय की नदियां हैं वो साल भर बहती हैं, इसमें वर्ष भर पानी रहता है। पानी रहने के कारण क्या है, एक तो इसको वर्षा से प्रचुर मात्रा में जल मिलता है, दूसरा क्या है कि जो पर्वतों से पिघलने वाले हिम होते हैं, यानी जो बर्फ होते हैं पिघलने वाले, उनके द्वारा भी इनको जल प्राप्त होता है। इसलिए क्या होती है, ये सदा नीरा होती है, यानी बारहमासी होती है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। जो हिमालय है इसका इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो उत्तरी भाग है, इससे उत्तर भारत की दो प्रमुख नदियां जो है, सिंधु एक हो गई ब्रह्मपुत्रा, यहीं से निकलती है। इन नदियों में पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया जाता है। अब जो ये नदियां हैं ये क्या करती हैं, ये पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति
के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। जो हिमालय की नदियां हैं वो अपने उत्पत्ति के स्थान से समुद्र तक का लंबा रास्ता तय करती हैं। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। जब ये नदियां हिमालय के ऊपरी भागों में रहती हैं, जहां से निकलती हैं, तो इस क्षेत्र में क्या करती हैं? तीव्र अपरदन करती है, क्योंकि उनका वेग बहुत तेज होता है। जब जाहिर सी बात है, कोई भी क्या कहते हैं वाटर बॉडी, अगर कोई भी रिवर अगर ऊपर के क्षेत्र से, ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से ऐसे निचले भागों में आएगी तो क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर ढल की तरफ उसका क्या होगा? वेग तीव्र होगा। और जब वेग तीव्र होगा तो अपने आसपास के जो क्षेत्र होंगे, उसके जो नदी तल से जो भी एरिया उससे टच होता होगा, उसका जो कंकड़ पत्थर मिट्टी जो है उसमें क्या करेगी? नदी क्या करेगी? अपरदन करेगी। तो उसी अपरदन के साथ क्या होता है? नदी भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। अब जब उसका अपरदन करती है तो उसको नदी अपने साथ ही लेकर चली आती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा बाढ़ के मैदानों की बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। जब नदी अपने मध्य भाग में पहुंचती है, अगर ये चित्र 3.3 देखें तो इसमें ये 3 भाग दिए हुए नदी के। एक भाग हो गया सबसे ऊपरी भाग, दूसरा भाग हो गया मध्य भाग, और तीसरा हो गया निचला भाग। तो मध्य भाग में ये विसर्प का निर्माण होता है, यानी नदी आती है ऐसे और अपने मार्ग को बदल देती है और सर्प के आकार में, ऐसे जैसे सर्प चलते हैं उसी आकार में चलती है। उसी के नाम पर इसको क्या रखा गया है? विसर्प का आकार। तो ये नदी क्या है? विसर्प के आकार में चलती है। इसके बाद जब नदी अपने बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है या निचले भागों में पहुंचती है तो क्या करती है कि उस जो गाद होता है, पहले तो जब नदी विसर्प का आकृति बनाती है तो ऐसे पहले मान लीजिए नदी ऐसे प्रवाहित हो रही थी, फिर क्या करती है, जब यहाँ ये वाला मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो फिर इधर से बहने लगती है। और इधर से बहते हुए कुछ समय बाद क्या करती है नदी? यहाँ पे डिपोजिट करती है। यहाँ 2 एरिया में डिपोजिट कर देगी, जिस वजह से जो ये वाला एरिया रहेगा नदी का, ये छूट जाएगा, नदी से मेन स्ट्रीम से छूट जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे? गोखुर झील के नाम से इसी को हम, इस आकृति को जानते हैं। ये पूर्व विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। जैसे सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है हमारा? ये सुंदरबन डेल्टा हो गया। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियां कैसी होती है? मौसमी होती है। जाहिर सी बात है, उसमें वर्षा की पर्याप्त मात्रा भी नहीं मिल पाती है और इसमें हिम के पिघलने से किसी भी प्रकार का जल नहीं आता है। तो क्या होगा? जब जल ही कम मिलेगा तो नदियों का मौसमी होना स्वाभाविक बात है। इसका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका प्रवाह किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो हिमालय की नदियां हैं उसमें वाटर का जो सप्लाई है वो ज्यादा है और प्रायद्वीप की नदियां हैं उसमें वाटर की सप्लाई कम है। इस वजह से क्या होगा? अगर सप्लाई कम होगा तो नदी क्या होगा? दूर तक नहीं जाएगी और उसका जो तल होगा वो क्या होगा? छिछला होगा। इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। जो केंद्रीय उच्च भूमि से नदियां निकलती है वो किस तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों का नाम क्या है? एक तो हो गई अपनी जो जैसे यहाँ से पूरब से पश्चिम की तरफ जो मध्य केंद्रीय भूमि से निकलती है, इसमें से एक तो नाम हो गया नर्मदा और दूसरा जो नाम हो गया उसका नाम है तापी। तो ये जो 2 नदियां हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और इनका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट ना होकर इनका डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी अधिकतर नदियां क्या है? जैसे कल हमने देखा था, ऐसे अपने साउथ इंडिया वाले एरिया में प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट इधर था, तो इधर ही से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां इधर से निकलती हैं और ऐसे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। हिमालय की नदियां, अब बात करते हैं हिमालय की नदियों की। प्रायद्वीपीय ये जो पश्चिम, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप सभी कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं इन पर
अभी जो आर ओ का सवाल पेपर हुआ था, इसमें भी इनके बारे में सवाल आया था। हिमालय की नदियां, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। जो अपनी ये तीनों नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। नदियां हैं और ये कैसी हैं? ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। ये जो उत्तर भारत की नदी, तीनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सिंधु, गंगा और हिमालय, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां क्या है? लंबी और बहुत सारी बड़ी सहायक नदियां इनसे आकर मिलती हैं। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें हो गई एक यमुना, इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। अब जो नदी होती है, जैसे मान लीजिए ये अपनी हो गई गंगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नदी हो गई गंगा, इससे मिल गई यमुना, और बहुत सारी सब ये सोन ऐसे मिल गई, गंडक हो गया, ऐसे घाघरा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, मतलब कई सारी नदियां ऐसे आकर मिलती हैं। तो जो मेन नदी हमारी गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये सब मिलकर आपस में क्या बनाती हैं? एक नदी तंत्र बनाती हैं। मतलब ये जो संरचना बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? नदी तंत्र कहेंगे। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पहले हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम एक मैप भी लेकर आए हैं अलग से एनसीईआरटी के अलावा। फिर हम मैप पे देख लेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इससे आकर मिलती हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में कहाँ से? डैम चौक नामक स्थान से। लद्दाख में कहाँ से? डैम चौक, इस स्थान से क्या करती है? ये जो सिंधु नदी है, ये भारत में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। जब ये इस भाग में प्रवेश करती है तो जो पर्वतीय ऐसे क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी होती है, उसको क्या करती है? इसे काटते हुए प्रवेश करती है। तो जब नदियां प्रवेश करती है तो क्या करती है? जो पर्वत का क्षेत्र जिसे काटती है, वहां पर क्या, कौन सी संरचना बनती है? वहां पर गॉर्ज बनता है। तो जो अपनी सिंधु नदी है वो लद्दाख में प्रवेश करते हुए गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। जो सिंधु नदी है, ये बलूचिस्तान, अपना जो पाकिस्तान का एरिया, तथा गिलगित, इससे बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है, यानी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में के पास सिंधु नदी से मिलती हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिलती है। इसे 2023 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। यानी जो अपना पाकिस्तान का कराची शहर है, इसी के पूर्व की ओर क्या करती हैं? अरब सागर में मिल जाती है। और इसका जो क्या कहते हैं प्रवाह क्षेत्र है, वो किस तरफ है? दक्षिण की तरफ होता है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। जो हम बात करें सिंधु नदी के मैदान की, तो इसका ढाल कैसा है? बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, जो सिंधु नदी है, इसकी जो बेसिन है, इसका कितना? 1/3 पोर्शन। इसका कितना? 1/3 पोर्शन कहाँ पर है? अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल तथा पंजाब में। तथा शेष भाग यानी कि क्या हो गया? जो 2/3 पोर्शन है अपना, कहाँ पे जाता है? वो पाकिस्तान में है। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर लंबी है सिंधु नदी। ये विश्व की लंबी नदियों में से ही एक है। अब एक फैक्ट यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। यानी जो नदी जल, जो सिंधु नदी का जल है, उसका केवल 20% जल ही हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी जल कहाँ चलाता है? इसका उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। और बाकी जो 80% वाटर है वो कहाँ जाता है? वो अपने पाकिस्तान में जाता है। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने इस जल को रोकने की बात भी करी थी, सिंधु जल समझौता नहीं मानने की बात करी थी। गंगा नदी तंत्र, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। जो गंगा नदी की जो मेन धारा है
मेन स्ट्रीम है वो क्या है, भागीरथी है। ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ये जो गंगा नदी है, ये इसका शुरुआत में ही गंगा नाम नहीं रहता है। ये पहले जब भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और अलकापुर ग्लेशियर से अलकनंदा नदी भी निकलती है, और ये दोनों नदियां आकर उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिलती है, फिर क्या बनता है, गंगा बनता है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जो अपनी गंगा है वो हरिद्वार के पास पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हम देवप्रयाग का एक चित्र भी लेकर आए हैं, जो एनसीईआरटी में था, वो थोड़ा ब्लर था, तो हमने एक अलग से इसका एक इमेज इसमें पेस्ट किया। तो ये जो नदी है ये क्या है, ये नदी है, सॉरी हम देवप्रयाग लिख रहे थे। ये जो नदी है ये है अलकनंदा। ये कौन सी नदी है, ये है अलकनंदा। और इधर से जो नदी आ रही है जिसका पानी देखिए एकदम क्लीन है, वैसे आप अगर इसको कभी मौका मिले तो आप जाएंगे तो देखेंगे, तो वहां जो अपना भागीरथी है, इसका जो पानी जो निकलता है वहां से गंगोत्री से, एकदम क्लीन रहता है। यहाँ हमारे मैदानी क्षेत्रों में आकर इसका पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है। ये इंसान है जो पानी को दूषित करने का काम करता है, बाकी नेचर तो हमें बहुत क्लीन वाटर प्रोवाइड कराता है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। तो अभी हमने देखा कि गंगा कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। हमारा जो हिमालय है, इससे बहुत सारी नदियां आकर हमारे गंगा में मिलती हैं। इसमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय से यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। जो अपनी यमुना नदी है वो भी उत्तराखंड में ही यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहीं से निकलती है, या गंगा के दाहिने किनारे पर, यानी कि ऐसे मान लीजिए, जैसे ये अपना गंगा है, ये अपनी गंगा है, ये तो ये इसका हो गया बाया किनारा। इधर क्या है, इधर हो गया दाहिना किनारा। तो ये दाहिने किनारे पर जो है यमुना नदी हमारे गंगा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है, ये इलाहाबाद में मिलती है। पहले तो इसके दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, फिर उसके बाद इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। जो अपनी यमुना नदी है वो इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। जो अपनी घाघरा, गंडक, कोसी जो हिमालय, ये इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आता है। ये जो नदियां हैं जो नेपाल हिमालय से निकलती हैं, इनके कारण क्या होता है, प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदानों के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। अभी आप नेपाल के तराई क्षेत्रों में, जैसे मैं नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहती हूँ, तो यहाँ पर हर साल जो अपनी नदी है, ये राप्ती नदी है, ये भी कहाँ से, ये नेपाल से ही आती है। तो ये राप्ती नदी के कारण बहुत सारा पानी हमारे यहाँ आ जाता है और बाढ़ आ जाता है, हर साल आता है लगभग, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और प्रकृति के कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। लेकिन जो ये नदियां, अपने हिमालय की नदियां जो आती हैं मैदानी क्षेत्रों में, जो बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, ये अपने साथ क्या लेकर आती है, अपने साथ मिनरल्स लेकर आती हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल्स लेकर आती हैं। जो क्या होता है, जब किसी भी ये मिनरल से युक्त बाढ़ का पानी जब बाढ़ के मैदानों में इकट्ठा हो जाता है, तो ये जो इसके साथ मिनरल्स लेकर आते हैं, वो क्या होता है, मिट्टी में घुल जाता है। तो ये क्या करता है, मिट्टी को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराता है। यानी मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में जो फर्टिलिटी वो बढ़ जाती है। इस वजह से कृषि योग्य भूमि बहुत अच्छी कृषि योग्य भूमि मिलती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। जो हमारे गंगा की सहायक नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से आती हैं, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती हैं, उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। ये किस प्रकार के अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती, इनकी लंबाई भी कम होती है, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। अभी हम इनको देखेंगे कि ये नदियां गंगा में कैसे मिलती हैं।
बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। बाएं लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज के पानी से गंगा पहले परिपूर्ण हो जाती है, उसके बाद क्या होती है, पूर्व दिशा में बहती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे जो फरक्का है अपना पश्चिम बंगाल का, ये गंगा डेल्टा का क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है। यही यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। जब फरक्का में पहुंचती है नदी तो क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाती है, जैसे ऐसे ऐसे एक और एक ऐसे हो जाती है। तो एक जो होता है, एक भाग जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, भागीरथी हुगली, जो इसका एक वितरिका है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, दक्षिण की तरफ बहती है, यानी साउथ वार्ड जो है इसका क्या कहते हैं, प्रवाह क्षेत्र साउथ वार्ड हो जाता है, तथा डेल्टा के मैदानों में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये डेल्टा के मैदानों में होते हुए कहाँ पे मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब जो गंगा की मुख्य धारा जो ऐसे जा रही होती है वो कहाँ पे, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहीं पर क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। जब ये हमारी गंगा जो होती है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर उसको किस नाम से जानते हैं, वहां पर उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पद्मा नाम से जानते हैं। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलते हैं तो वहां पर इन दोनों मिलन से जो ब्रांच बनता है नदी का, उसको क्या कहते हैं, हम उसको मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब जब जाहिर सी बात है, जब दो बड़ी नदियों का संगम आपस में होगा तो उसमें क्या होगा, वो बृहद नदी का आकार ले लेगी, और यही बृहद नदी क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जो अपनी मेघना नदी है, यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो नदी बनी, उस नदी के द्वारा जिस डेल्टा का निर्माण होता है उसको हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, उसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है इस बॉक्स में, क्या आप जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। यानी ये जो डेल्टा है यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, जो सुंदरी पादप होता है उसी का फॉरेस्ट है, उसी के नाम से इसका सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। जो सुंदरबन डेल्टा है अपना, ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे ज्यादा ग्रोइंग डेल्टा है। रॉयल बंगाल टाइगर भी यही पाए जाते हैं। जो अपने रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गूगल पर जाएंगे तो इसकी लंबाई आपको कुछ और मिलेगी, जैसे 2525 किलोमीटर के आसपास, लेकिन हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर जो अपना है, अंबाला नगर, ये सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच का जल विभाजक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो दो नदी द्रोणियों का क्या करता है, जल के जो पड़ोसी नदी द्रोणियों के जल का विभाजन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी उच्च भूमि को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। हमने शुरुआत में ही इसके बारे में पढ़ा था। अंबाला से सुंदरबन तक के मैदानों की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर। अगर हम बात करें अंबाला की और सुंदरबन के मैदानों की बात करें तो वहां से अंबाला से सुंदरबन के मैदानों तक की लंबाई कितनी है, लगभग 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। लेकिन अगर हम ढाल की बात करें तो उसमें क्या है, मुश्किल से 300 मीटर की गिरावट है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट 1 मीटर, यानी कि हर 6 किलोमीटर नदी, ये जो अंबाला से सुंदरबन का जो क्षेत्र है, ये बीच का जो एरिया है, इसमें देखें अगर तो इसमें प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर कितना होता है, ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर होता है। इसीलिए क्या होता है, अगर जब ढाल में गिरावट कम होगा तो नदी क्या करेगी, विसर्ग बनाएगी। इसीलिए इन एरियाज में क्या होता है, बड़े बड़े विसर्ग हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण नदी की, तो वो क्या है, तीसरी महत्वपूर्ण नदी क्या है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। यानी जो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका जो स्रोत है, ये क्या है, लगभग आस पास के ही क्षेत्रों में। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है,
यानी जो सिंधु की लंबाई है वो भी लगभग 2900 किलोमीटर मानी गई है और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई भी लगभग 2900 किलोमीटर ही। आप अलग अलग सोर्सेस पर देखेंगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा का अधिकतर मार्ग कहाँ पर स्थित है? भारत के बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। जो हमारा हिमालय है इसी के समानांतर, जो मतलब जैसे मान लीजिए ये हिमालय है तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी इसी के समानांतर यानी इसी के पैरेलल में बहती है। और इसका डायरेक्शन कौन सा है? ये ईस्ट वार्ड बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। जो नामचा बरवा है अपना अरुणाचल प्रदेश में, इसी से नामचा बरवा शिखर से क्या होती है? इसी के पास पहुंचकर ब्रह्मपुत्रा नदी अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियां जब इससे मिल जाती हैं तब इसे भारत में किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपना, इसे तिब्बत में किस नाम से? सांगपो और बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना नाम से जाना जाता है। जैसे मथुरा वाले क्षेत्र में हमारे यमुना नदी को क्या कहते हैं? जमुना जी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम क्या कहते हैं बांग्लादेश में जाकर जमुना की बात करेंगे तो वहां पर जमुना किस नदी को कहा जाएगा? वहां पर जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाएगा। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत कैसे क्षेत्र है? शुष्क एवं शीत क्षेत्र है। अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। तिब्बत शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र होगा तो जाहिर सी बात है नदी में पानी कम होगा, और पानी कम होगा तो क्या करेगी? नदी कटाव भी कम करेगी। इस वजह से नदी में क्या होगा? जल की मात्रा और सिल्ट की मात्रा क्या होगी? कम होगी। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। जब नदी भारत में प्रवेश करती है तो क्या होता है? उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है जब नदी में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो नदी का वेग तेज होगा, वेग तेज होगा तो नदी कटाव ज्यादा करेगी, और कटाव के परिणाम स्वरूप क्या होगा? सिल्ट की मात्रा और जल की मात्रा ज्यादा होगी। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। क्या होता है? असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहती है और एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। बहुत सी नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। क्या होता है? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये क्या है? बहुत सी नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है माजुली द्वीप। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था। इसका नाम क्या है? माजुली द्वीप है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। क्या होता है? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है क्या है? वर्षा के मैदान में क्या होता है? इसमें जो इसके किनारे हैं इससे ये ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश के बहुत से क्षेत्रों में क्या करती है? क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी के सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनमें अगर हम सिल्ट निक्षेप की मात्रा देखें तो उसके कंपेयर में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें सिल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे सिल्ट निक्षेप भी बहुत अधिक होता है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाता है। तो जब सिल्ट का निक्षेप होगा तो क्या होगा? नदी के सतह में तो होगा तो सतह क्या होगा? उसको सतह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस वजह से सतह के बढ़ने के कारण क्या होगा? इसके धारा के मार्ग में बार बार क्या होता है? परिवर्तन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे उत्तर भारत की नदियां, हिमालयी नदियां। इसके बारे में एक बार मैप पर जो हमने भी नदियों के बारे में देखा है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, इसको एक बार हम अपनी अलग से जो मैप लेकर आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गई अपनी इंडस रिवर। कौन सी रिवर? जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये क्या कहते हैं? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ये यहाँ से निकल कर ऐसे क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए जो लद्दाख है यहाँ के डेमचोक, कहाँ पे? डेमचोक, इस क्षेत्र में भारत में प्रवेश करती है। इसी क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है। और जो लद्दाख है अपना, इस एरिया में
इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये आपको दिख रहा है अपना मैप पे, सोक हो गया, एक जास्कर, दूसरा हो गया सुरु हो गया, एक हो गया गिलगित नदी हो गई, और उसके अलावा नुब्रा। ये कौन सी नदी? नुब्रा। एक नदी तो नुब्रा हो गई। और शोक, शोक के बारे में हमने पढ़ा। और दूसरी क्या हो गई जो इसमें नहीं दिया हुआ है? दूसरी नदी हो गई हुंजा नदी। तो ये इतनी नदियां आकर हमारे लद्दाख रीजन में इससे मिलती हैं। इसके बाद ये नदी क्या होती है, यहाँ से क्या कहते हैं, दक्षिण साइड में साउथ वार्ड में बहना शुरू करती है, जो पाकिस्तान में बहती हुई जाती है। और इसी पाकिस्तान के यहाँ मिठानकोट में क्या होती है, ये जो झेलम है और चिनाब है और ये सतलुज और रावी नदी, ध्यान दीजिएगा ये ब्यास नदी हमारे इससे नहीं मिलती है, इंडस से। ब्यास नदी पहले ही पंजाब में सतलुज से मिल जाती है। ये नदियां पंचनद का रूप बनाकर पंचनद बनके कहा, पाकिस्तान के गिलगित में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ये थी अपनी सिंधु नदी। और हम बात करें गंगा की, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा निकलती तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था भागीरथी। और यही भागीरथी अपने देवप्रयाग में अलकनंदा से, किससे? अलकनंदा से जब मिल जाती थी तो क्या बनाती थी? अलकनंदा से देवप्रयाग में, कहाँ पे? देवप्रयाग में जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती तो क्या बनती है? गंगा बनती है। ये गंगा ऐसे भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई कहाँ जाती है? ये पूर्वी क्षेत्रों में बहती है। पहले तो जो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो मैप पे देखने से क्या लगता है कि दक्षिण भागों में साउथ वार्ड जो इसका फ्लो है, साउथ वार्ड है। फिर क्या है? ये मुड़ जाती है कहाँ पे? कन्नौज में, ऐसे यहाँ पे कन्नौज के आसपास ऐसे देखें तो ऐसे पूरब के साइड में मुड़ते हुए कहाँ जाती है? यहाँ पे। यहाँ जो अपना क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, यहाँ पे जब दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये डिवाइड होती है, एक क्या था? एक भागीरथी हुगली थी, दूसरा क्या था? पद्मा था। दोनों क्या था? दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? साउथ वार्ड है। तो दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके क्या कहते हैं सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहली सहायक नदी है, तो ये क्या है? ये है हमारी रामगंगा। दूसरी क्या है? गोमती है। तीसरी क्या है? घाघरा है। फिर उसके बाद गंडक है और कोसी है। ये घाघरा, गंडक और कोसी ये जो नदियां हैं क्या है? हिमालयी नदियां हैं। उसके बाद नेपाल हिमालय से निकलती हैं। और ये गोमती क्या है? ये नेपाल हिमालय का हिस्सा नहीं है। गोमती की बात करें तो ये जो लखनऊ शहर है ये गोमती नदी के मुहाने पर ही बसा हुआ है। अगर हम ये जो बाएं छोर पर जो नदियां मिल रही हैं उनको याद करने का अगर ट्रिक हम देखें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मैंने जो ट्रिक बनाया था, राम उठ, उसके बाद क्या था? ये राम से क्या हो गया? रामगंगा हो गई। उसके बाद गोमती ले, राम उठ गोमती लेकर घाघरा पहन, क्या है? घाघरा पहन। और फिर क्या था? गंडक पर 7 कोस जा, 7 कोस जा। तो ये हो गया। राम से क्या हो गई? राम गंगा हो गई। गोमती से क्या हो गया? गोमती नदी हो गई। घाघरा से क्या हो गया? हमारी घाघरा नदी हो गई। और गंडक से क्या हो गया? गंडक से गंडक नदी हो गई। 7 कोस, यहाँ पे जो कोस है ये क्या है? कोसी नदी हो गई। तो ये हो गई हमारी गंगा नदी से बाएं छोर पर पश्चिम से पूरब की दिशा में जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, ये सहायक नदियां हैं, इसका ट्रिक हो गया। उसके बाद अगर हम दाहिने छोर की बात करें, यानी इस वाले साइड में बात करें, ये वाला जो है, इस वाले साइड में जो क्या है, सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद कौन सी सहायक नदियां हैं? इसी यमुना से जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो नदियां हैं, जैसे चंबल हो गया, ये चंबल नदी हो गई, अपनी सिंध नदी हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये सारी नदियां कहाँ पे मिलती हैं? केन नदी क्या है? पहले सोन नदी से मिलती है।
और चंबल, सिंध और बेतवा जो है किससे मिलती हैं? यमुना नदी से पहले मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारी नदियां डायरेक्ट अपने गंगा से नहीं मिलती हैं। पहले ये कहाँ से मिलती हैं? पहले ये यमुना नदी से मिलती है। उसके बाद यमुना नदी क्या होती है? इसके गंगा नदी के समानांतर बहते हुए इलाहाबाद में मिल जाती है, संगम में। सोन नदी जो है ये अपने ये बिहार का जो पटना है, पटना में ही कहाँ से? पटना के मनेर में। ये जो पटना है, यहाँ पे पटना के मनेर में जो है एरिया, यहीं पर सोन नदी गंगा से मिल जाती है। तो ये अपना हो गया गंगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा नदी की, तो ये रहा अपना ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि कहाँ से? नामचा बरवा से ऐसे आपको भारत में प्रवेश होता हुआ दिखाई देगा। वहां पे आप यहाँ जब अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से प्रवेश करता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहांग के नाम से। उसके बाद जब दिबांग और बाकी सारी जो लोहित हो गई, ये सारी नदियां जब आकर मिलती हैं दिहांग में, तब क्या बनता है? ये ब्रह्मपुत्रा बनती है। ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है? जैसे एक तो हो गया दिकोऊ, दूसरी धनसिरी हो गई, कपी हो गई, उसके बाद मानस हो गया, सुबनसिरी हो गई, अपनी सनकोस हो गया, और तीस्ता। ये सारी नदियां क्या है? ये सारी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अपने उत्तर भारत, ये थी अपने उत्तर भारत की नदियां और उनकी सहायक नदियां। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।